बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज मैं एलएलबी पार्ट 2 की एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी डिस्टोर्ट है उसकी समरी इन इंग्लिश डिस्कस करूंगा और साथ में उर्दू में उसका क्रिटिकल एनालिसिस और समरी के अहम पॉइंट्स जो हैं वो भी आपके साथ एक्सप्लेनेशन करूंगा। स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में मैंने आपके साथ इसकी डिटेल्ड उर्दू जो है वो डिस्कस की थी स्टोरी की, ताकि आपको इस कहानी की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इस स्टोरी में मैं तमाम अहम जो इसके जो पॉइंट्स हैं और इसके जो अहम डिस्कशंस के हमल जो नुक्ते हैं उनकी मैं वजाहत आपके लिए करूँगा। स्टूडेंट्स, बेहतर विजिबिलिटी के लिए आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पर लगा लीजिए। स्टूडेंट्स, द स्टोइक समरी जो है वो आप जो मैंने उर्दू में इससे पहले वीडियो अपलोड की थी, आप उससे इस्तेफ़ादा ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस सूरत में ये समरी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो ये स्टूडेंट्स, आसान ज़बान में और इजी टू लर्न और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में मैंने जो समरी आपके लिए तहरीर की है, हम उसको क्रिटिकली एनालाइज भी करते हैं और साथ लाइन बाय लाइन उसकी ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, द स्टोरी द स्टोइट यानी कहानी का नाम द स्टोइट है। और स्टोइट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक फेरोशियस यानी खूनखार शिकारी किस्म का एक एनिमल है, जो कि वीज़ल फैमिली या जिसे हम मैनगूज़ कहते हैं, न्योले यानी ये हैं न्योले की फैमिली से बिलोंग करने वाला एक एनिमल है, जो कि न्योले की तरह ही फेरोशियस होता है और उसी ये जो यॉनर है उसी से ये स्पीशीज़ जो है ये उसी एनिमल स्पीशीज़ से बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें कहानी का टाइटल जो है द स्टोर्ड जो है एक फेरोशियस एनिमल के नाम पे रखा गया है और इसके भी एक तशरीह बनती है, एक्सप्लेनेशन बनती है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जब थीम्स और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा तो मैं इसकी वजाहत कर दूंगा। स्टार्ट्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए सन एंड हु इज़ ए स्टूडेंट इन मेडिकल यूनिवर्सिटी। यानी इस कहानी के अंदर दो बड़े किरदार हैं। एक बेटा है जो कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है, और एक बाप है जो कि 52 साला एक टीचर है और इस वक्त प्रिंसिपलशिप के ओहदे पे भी फाइज है। और ये दोनों बाप बेटा यानी द सन कहानी का इंपॉर्टेंट करेक्टर ये बेटा, और इसका जो बाप 52 साला रंडवा है, विडवर है, वो एक कोस्टल एरिया पे यानी द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज़ द कोस्टल एरिया या कोस्टल विलेज है। एक कोस्टल विलेज के एरिया में यानी कह लो कि देहाती ये एक साहिली इलाका है, कोस्टल विलेज है, जहाँ पे वो छुट्टियाँ गुजारने के लिए आए हैं और समर वेकेशन गुजारना चाहते हैं। पूरा सेंटेंस है द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज़ अ कोस्टल विलेज, यानी कहानी की सेटिंग जो है वो एक साहिली गांव लिया गया है आयरलैंड का, जिसका नाम स्ट्रैंड हिल है। स्ट्रैंड हिल स्टूडेंट्स ये आप एस कैपिटल कर लीजिएगा। अ विडवर स्कूल टीचर, एक रंडवा स्कूल का उस्ताद जो है अलॉन्ग विद सन अपने बेटे के साथ हैज़ कम टू दिस कोस्टल विलेज, वो इस कोस्टल विलेज में आया है टू स्पेंड समर हॉलीडेज़ गुजारने के लिए। मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया आपके लिए। द फादर एंड द सन सीम टू हैव नो आइडियल रिलेशनशिप। ऐसे लगता है कि जैसे बाप और बेटे के आपस में कोई आइडियल रिलेशनशिप नहीं है। बेटे की उम्र कहानी में बताई नहीं गई है, लेकिन चूँकि बाप की उम्र 52 साल बताई गई है, तो दैट्स वाई आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेटे की उम्र भी कोई 25-30 साल के 25, 26, 27, 28 साल के इर्द गिर्द होगी। वाइल प्लेइंग गोल्फ, और बेटा जब वो गोल्फ खेलने के लिए सामने मैदान है घास का, जैसे आप गोल्फ जो है वो कोर्ट भी कह सकते हैं, कोर्स कह सकते हैं, वहाँ पे वो गोल्फ खेलने के लिए गया हुआ है। वाइल प्लेइंग गोल्फ इन द फील्ड, और उस मैदान में गोल्फ खेलते हुए द सन कैचेस साइट ऑफ, बेटे की नज़र पड़ती है। कैचेस साइट ऑफ होता है कि पर नज़र पड़ना। एन इंजर्ड रैबिट, एक ज़ख्मी खरगोश पर। लाइंग ऑन द ग्रास, जो कि घास में पड़ा हुआ है, और रैबिट जो है उस वक्त चीख रहा था जब उसकी पहली बार उसकी तरफ तवज्जो गई थी। दरअसल उस रैबिट को एक स्टुअर्ट ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द फ्रेशियस एनिमल्स न्योले की जो एक किस्म है उससे बिलोंग करता है, तो उसने उसको शिकार किया है। द रैबिट वॉज हंटेड बाई ए स्टुअर्ट, उसे एक स्टुअर्ट ने हंट किया है, बिकॉज ही हैड सीन ए वीज़ल, क्योंकि उसने एक वीज़ल को या एक स्टुअर्ट को देख लिया था क्रीपिंग इनटू द टॉल ग्रोइंग ग्रास, और उस खेत में घास ऊंची उगी हुई थी और उसने उस स्टुअर्ट को वहाँ पे अपने घास में गायब होते हुए, गुम होते हुए देखा था। द सन मूव्स टुवर्ड्स द वुंडेड रैबिट, और बेटा जब भागकर तेज़ी से उस ज़ख्मी रैबिट की तरफ जाता है। द स्टुअर्ट हैड मेड अ कट, और उस स्टुअर्ट ने उसे ज़ख्म लगाया था
उसके जगुलर वीन पर। और ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो एनिमल है वीज़ल, यानी जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे द स्टोट है, ये जो हैं ये काफ़ी फिरोशियस होते हैं और इनके जो शिकार करने की जो सबसे बड़ी सलाहियत है वो इनका स्टेमिना है। और ये स्टेमिना बहुत ज़्यादा रखते हैं, एजिलिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं, फुर्ती बहुत ज़्यादा रखते हैं। और दैट्स वाई उस एजिलिटी की वजह से और उस स्टेमिना की वजह से वो अपने शिकार को टीज़ करके और बार बार काट काट कर उसको मार गिराते हैं। लिहाजा उसने उसकी जुगुलर वीन को काटा है एट द नेक, गर्दन पर। हैविंग फेल्ट दैट देयर इज़ नो चांस ऑफ रैबिट्स रिकवरी, और जब बेटे ने महसूस किया कि इस रैबिट की अब लाइफ की तरफ रिकवरी जो है वो मुमकिन नहीं होगी, द सन किल्स इट विद अ सिंगल स्ट्रोक, तो वो उसको एक ही वार से उस खरगोश का काम खुद ही तमाम कर देता है। अब यहाँ पे एक हमदर्दी का पहलू भी हो सकता है कि पेनफुल मौत से बेहतर है कि वो उसे जो है वो एक ईजी मौत की तरफ धकेल दे। और यहाँ पे थोड़ा सा एक क्रूअल इफेक्ट भी नज़र आता है। ही कैरीज द रैबिट, और फिर वो उस मरे हुए खरगोश को उठा लेता है उसकी टांगों से पकड़कर और उठाकर अपने बाप की तरफ ले जाता है जो वहाँ बैठा अखबार पढ़ रहा है। ही आल्सो डिसकंटिन्यूज हिज प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ, और वो प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ यानी गोल्फ की प्रैक्टिस कर रहा था उसने वही वहाँ पर मुनक़ता कर दी। वाइल गोइंग टुवर्ड्स हिज फादर, और वो फिर अपने बाप की तरफ जब जा रहा होता है और जो कि उसका बाप अखबार पढ़ रहा होता है, हु इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, द सन सीज दैट, बेटा देखता है कि ही इज़ बीइंग चेस्ड बाय द स्टुअर्ट, कि उसका ताक़ब एक स्टोट कर रहा है। और वही स्टोट जो है जिसने उसका शिकार किया था रैबिट का, वो मुसलसल उसके ताक़ब में है, क्योंकि स्टोट चाहता नहीं है कि उसका शिकार जो वो छिन जाए। द सन रिलेट्स द होल स्टोरी, और बेटा जाके सारी कहानी उस रैबिट की सुना देता है टू हिज फादर, अपने बाप को। इसके बाद है जी द फादर क्लेम्स दैट, और बाप भी ये दावा करता है दैट द डेड रैबिट की ये जो मरा हुआ खरगोश है विल प्रूव टू बी ए न्यू मटेरियल, एक नया सामान साबित होगा, एक नई चीज़ साबित होगा फॉर द बॉय एंड हिज अंकल, बेटे के लिए और उसके अंकल के लिए। दरअसल ये लड़का जो है अपने चचा के साथ ज़्यादा मुंसलिक है अपने बाप की निस्बत, और उसका बाप एक सर्जन डॉक्टर बनने है और बेटा भी सर्जन डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह के सर्जरी के मामला जिस तरह के आप देखते हैं कि रैबिट को उसकी जुगुलर वीन के ऊपर कट लगा है, तो ये एक सर्जरी का मामला है। तो वो उस तनाज़र में कह रहा है, थोड़ी सी उसने तंज भी की है कि अब बाप, बेटा और उसका जो चचा है वो इस काम में लग जाएंगे, इसकी सर्जरी में और इसका इन्वेस्टिगेशन में वगैरह वगैरह। इनफैक्ट द बॉयज़ अंकल, दरअसल लड़के का जो चचा है इज़ अ सर्जन डॉक्टर एंड द बॉय ऑल्सो हैज़ इंटेंशन, और लड़का भी इंटेंशन रखता है, इरादा रखता है और बिकमिंग ए सर्जन डॉक्टर, एक सर्जन डॉक्टर बनने की। लाइक एज अंकल, अपने चचा की तरह, लाइक एज अंकल अपने चचा की तरह। फादर इज़ एनवियस ऑफ फादर्स, और बाप किसी हद तक थोड़ा सा हसद भी करता है ऑफ ए सन्स एंड अंकल्स म्यूचुअल रिलेशनशिप, अपने बेटे और अपने चचा के इस बाहमी ताल्लुक़ पर। द फादर वांटेड टू मेक ए सन ए बैंकर, और दरअसल बाप जो है वो अपने इस बेटे को एक बैंकर बनाना चाहता था। बैंक में मुलाजम करने वाले को बैंकर कहते हैं। बट द सन हैज़ डिसाइडेड, लेकिन बेटा फैसला कर चुका है टू फॉलो हिज अंकल्स प्रोफेशन, कि वो अपने चचा के पेशे को ही फॉलो करेगा। दैन देयर कन्वर्सेशन मूव्स टुवर्ड्स द मिस मैकैब, और फिर उनकी गुफ्तगू जो है मिस मैकैब की तरफ चली जाती है। मिस मैकैब भी कहानी का एक तीसरा अहम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। याद रहे कि ये रंडवा यानी ये 52 साल का जो रंडवा टीचर है वो अब दूसरी शादी की तलाश में है और उसे कोई हम सफ़र चाहिए। इसके लिए उसने किसी हद तक मिस मैकैब को सिलेक्ट कर लिया हुआ है। मिस मैकैब विद होम हिज फादर हैज़ इंटेंशन टू मेक सेकंड मैरिज, जिसके साथ वो दूसरी शादी करने का इरादा रखता है। और इससे पहले जो है वो ऐड भी दे चुका है उसका वालिद अखबार में, ताकि और उसके बाद बहुत से रिश्ते आए भी हैं, लेकिन नन ऑफ दोज ऑफर्स जो है उसे कोई प्रपोजल जो आई थी उसे कोई उसने सिलेक्ट नहीं किया, पसंद नहीं आई। फादर इज़ सो कॉल्ड परफेक्शनिस्ट, और ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मैंने लिख दिया है, आप याद रखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका जो बाप है एक नाम निहाद, सो कॉल्ड होता है नाम निहाद, सिर्फ नाम का ही परफेक्शनिस्ट है, अपने आप को कामल कहता है, परफेक्शनिस्ट कहता है, लेकिन परफेक्शनिस्ट है नहीं। ही इज़ इन सर्च ऑफ ए कंपेनियन, उसे एक ऐसे साथी की तलाश है इन ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे की इस उम्र में। ही हैड आल्सो गिवन एन ऐड, उसने एक ऐड भी दे रखा था इन द न्यूज़पेपर फॉर सच ए कंपेनियन, एक ऐसे ही जीवन साथी की तलाश के लिए। बट इस क्राइटेरिया, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड है, यानी 52 साल की उम्र, तन्हाई का वो शिकार है, 52 साल उसकी उम्र है, और लेकिन उसने अपना जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है वो बहुत ऊंचा है। बट इस क्राइटेरिया स्टैंडर्ड फॉर द कंपेनियन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट,
और इसी वजह से अपने स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया की वजह से उसने कुछ रिश्ते भी ठुकराए हैं। हियर वो सी एन आयरॉनिकल सिचुएशन, और जहाँ पे एक आयरॉनिकल सिचुएशन नज़र आती है, ही हिमसेल्फ हैज़ मैनी इम्परफेक्शंस, उसके अंदर खुद बहुत सी खामियाँ हैं, इम्परफेक्शंस हैं, बट एंड ड्रॉबैक्स और खामियाँ हैं, बट ही हैज़ सेट ए हाई स्टैंडर्ड फॉर हिज कंपेनियन एज ए वाइफ, लेकिन उसने बीवी जो सिलेक्ट करना चाहता है उसके लिए एक हाई स्टैंडर्ड जो है उसने सेट किया हुआ है। एज द स्टोरी प्रोग्रेस, जैसे कहानी आगे मूव करती है, वी कम टू नो दैट मिस मैकैब हैज़ ए माइल्ड हार्ट अटैक, मिस मैकैब को एक हल्का सा हार्ट अटैक हो जाता है। शी इज़ वेरी नाइस, मिस मैकैब बहुत नाइस हैं, लेकिन उसको एक माइल्ड हार्ट अटैक होता है, बट शी एस्केप्स डेथ, लेकिन वो मौत से तो बच जाती है, लेकिन उसको माइल्ड अटैक हुआ है। शी इज़ एडमिटेड इन हॉस्पिटल, शी इज़ एडमिटेड इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और जब इसको यानी इस रनवे टीचर को पता चलता है या बाप को पता चलता है तो वो वहाँ जाता तो है लेकिन बेदिली के साथ, और जब उसे पता चलता है कि मिस मैकैब को हार्ट अटैक हुआ है तो वो फिर अपने ब्रेकेज का फैसला कर लेता है। आफ्टर हियरिंग अबाउट मिस मैकैब्स हार्ट अटैक का मिस मैकैब के साथ होने वाले हार्ट अटैक का सुनने के बाद द फादर पोस्टपोन्स द आइडिया ऑफ मैरिंग ए डिसीज्ड लेडी, तो वो एक बीमार औरत से शादी करने का फैसला अचानक से ही तर्क कर देता है। मिस मैकैब यानी किसके साथ? मिस मैकैब के साथ। हेयर वो सी हिज सेल्फिशनेस, और यहाँ पे हम उसकी खुदगर्जी भी देखते हैं। ही डिसाइड, वो फैसला करता है टू ब्रेक अवे हिज रिलेशनशिप, ताल्लुक़ तोड़ने का विद मिस मैकैब, मिस मैकैब के साथ। अफसोस की बात यह है, वो ये सेंटेंस है, विदाउट एक्सप्लेनिंग द रीज़न ऑफ हिज ब्रेकअप, और ये जो ब्रेकअप है इसकी वजह एक्सप्लेन किए बगैर, दिस इज़ नॉट फेयर, ये चीज़ फेयर नहीं है कि उसने ब्रेकअप कर लिया है और सिंगल हैंडली उसने फैसला कर लिया है, वन साइडेडली उसने फैसला कर लिया है और उसने मिस मैकैब को इतला भी नहीं की। ही सो सेल्फिश, इतना खुद गर्ज है दैट ही केयर्स ओनली फॉर मिस मैकैब्स फीलिंग्स, सॉरी ही डज नॉट केयर, ही केयर्स नॉट आना था यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे केयर्स के बाद आपने नॉट लगाना है, या डज नॉट केयर कर लीजिएगा या केयर्स नॉट, ही केयर्स नॉट या ही डज नॉट केयर फॉर मिस मैकैब्स फीलिंग्स, ही वांट्स ए कंपेनियन, क्योंकि वो ज़िंदगी में एक ऐसा जीवन साथी चाहता है, हु मे प्रूव टू बी एन एसेट, जो कि उसके लिए एक असासा साबित हो, फ़ायदे वाली चीज़ साबित हो, रादर दैन अ लायबिलिटी, बजाय इसके लिए कि उसकी ज़िम्मेदारी बन के रह जाए। और वो मिस मैकैब जो कोई जिससे वो एक बीमार और तब तस्वर करता है उसको एक लायबिलिटी के सिवा कुछ नहीं समझता। ही डिसाइड्स टू लीव द प्लेस, उस जगह को छोड़ने का फैसला करता है विदाउट इन्फॉर्मिंग मिस मैकैब को तलाक किए बगैर अबाउट द ब्रेकेज, उस ब्रेकेज से मुतल्लक। और लेकिन बेटा भी उसके साथ रहने से इनकार कर देता अपने बाप के साथ, वो अपने चाचा के पास जाने का फैसला करता है। द सन टू डिसाइड्स, बेटा भी फैसला कर लेता है टू गो फ्रॉम देयर, वहाँ से जाने का, नॉट विद हिज फादर, अपने बाप के साथ नहीं, बट विद हिज अंकल, बल्कि अपने अंकल के पास। तो ये स्टूडेंट्स हमारी आज की एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी की समरी थी जो कि मैंने आपके साथ लाइन बाय लाइन डिस्कस की है। होपफुली कि आपके लिए मटेरियल जो है एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन जो आपके साथ शेयर करूंगा। स्टूडेंट्स टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।